इसके बाद है आर्चेस। आर्चेस में सबसे पहले आती है 3 हिंज आर्च। ठीक है, 3 हिंज आर्च मतलब इसमें 3 हिंजेस लगी होंगी। जैसे ये यहाँ पे 2 सपोर्ट्स पे हिंज है और एक इंटरनल हिंज है। ठीक है, इंटरनल हिंज लगी हुई है तो ये 3 हिंज आर्च होगी। और मैंने आपको बताया था कि इंटरनल हिंज अगर होगी तो उसमें बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाती है। ठीक है, एक ये एडिशनल इक्वेशन आ जाती है। तो अगर हम इसकी स्टैटिक डिटर्मिनेसी देखेंगे तो ये हो जाएगी R माइनस एस प्लस रिएक्शन रिलीज। तो R कितनी हो गई, रिएक्शंस यहाँ पे 4 आ जाएंगी, है ना। ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों। ठीक है, ये 4 आ गए, माइनस हमारे पास कितनी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं, 3 होती हैं, प्लस रिएक्शन रिलीज कितनी हो गई, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 हो गई तो रिएक्शन रिलीज 1 हो गई। ठीक है, तो ये आ गया टोटल 0 आ गया। इसका मतलब कि ये डिटर्मिनेट बीम है। ठीक है, 3 हिंज आर्च जो है वो डिटर्मिनेट होती है। अब इस पे एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ऑफ द 3 हिंज आर्च लोडेड एज शोन इन द फिगर इज। अब हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट क्या होता है, जैसे ये वर्टिकल है रिएक्शन, ठीक है, ये V है V1 और ये V2 है सपोज। तो ये जो होगा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो सपोर्ट पे आ रही होगी, इसी को सिंपली हम हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट बोल देते हैं। ये दोनों H होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे H की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसके लिए सबसे पहले तो हमें जो है पहले वर्टिकल्स निकालने पड़ेंगे, वर्टिकल रिएक्शंस जो होंगी। ठीक है, तो 80 किलो न्यूटन जो है वो किसके बराबर होगा, यहाँ से ये हम V1 लिख देते हैं और ये V2 लिख देते हैं और ये H दोनों साइड से। ठीक है, तो V1 प्लस V2 हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने सीधे सिग्मा एफ वाई इज इक्वल्स टू 0 किया। ठीक है, तो ये हो गया। और सिग्मा M अबाउट A पॉइंट इसको हम ले लेते हैं और ये V ले लेते हैं। ठीक है, अबाउट A इज इक्वल्स टू 0 करके देखते हैं। 80 कितने डिस्टेंस पे है, 80 किलो न्यूटन इंटू 4। ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास वर्टिकल माइनस V2 इंटू ये H जो है ये इसी लाइन में आ जाएगा, है ना। तो ये V2 इंटू कितने डिस्टेंस पे है, यहाँ से ये एज शोन इन द फिगर, ये यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर का है। ठीक है, ये दोनों जो है 8 मीटर की है। ठीक है, ये दोनों यहाँ से 8 मीटर का इनके बीच का स्पैन जो है वो टोटल 16 मीटर का है। ठीक है, 8 प्लस 8 16 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा V2 इज इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगा यहाँ पे V2, ये आ गया यहाँ पे 2 जा और ये 10, 40 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 20 किलो न्यूटन। अब ये 20 किलो न्यूटन है तो V2 इज इक्वल्स टू 20 किलो न्यूटन और V1 कितना आ जाएगा, इस वाली इक्वेशन से आएगा ना, V1 इज इक्वल्स टू 80 माइनस 20 यानी कि 60 किलो न्यूटन। ठीक है, अब हमें पता है कि बेंडिंग मोमेंट जो है C पे 0 है। ये हमें पता है ना, बेंडिंग मोमेंट C पे 0 है। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, राइट साइड से भी कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं। तो मैं लेफ्ट साइड से कर लेती हूँ कैलकुलेट। पहले तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट H मल्टीप्लाइड बाय ये है ना हमारे पास H जो है, ये देखो इस तरीके से है ना H, आपको पता ही होगा पर फिर भी मैं बता देती हूँ, ये H है ना। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से C से कितना है, C पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 दिया हुआ है। ठीक है, ये और ये इस तरीके से होगा ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर 4 दिया हुआ है तो ये इस तरीके से रोटेट करेगा इसको, लीवर आर्म जो है वो डिस्टेंस की तरफ जाएगा। तो मतलब कि ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज हमारे अकॉर्डिंग अब हमने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया हुआ है। ठीक है, इनटू हमारे पास 4 आ गया। अब हमारे पास वर्टिकल जो है, ये भी मैं आपको साथ में बता देती हूँ, वैसे तो पता ही होगा आपको, V1 जो है और इसमें और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस C से और इसके बीच में डिस्टेंस है 8 मीटर का, है ना। तो ये इसको इस तरीके से रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज हमने नेगेटिव ले लिया, अगर एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया है तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा जो कि नेगेटिव आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस V1 इंटू 8। ठीक है, और इसके साथ हमारे पास 80 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है, और 80 किलो न्यूटन का लोड ये भी देख लो,
80 किलो न्यूटन का लोड कितने डिस्टेंस पे लगा हुआ है, यहाँ से इसके बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा 4, यहाँ से है तो यहाँ पे पूरा टोटल 8 है, तो ये बच गया, यहाँ पे भी 4 बच गया, 4 मीटर आ जाएगा, ये डिस्टेंस आ गया 4 मीटर। तो ये लीवर आर्म जो है डिस्टेंस के तरफ जाएगी, तो उस हिसाब से ये कितना आया, एंटी क्लॉकवाइज आया पहली बात तो, और ये आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज हमने पॉजिटिव लिया हुआ है, ठीक है, प्लस 80 इंटू 4, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो है यहाँ पे 4h माइनस 8v1 जो है हमारे पास पहले से हमने कैलकुलेट करा हुआ 60 प्लस 80 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हो जाएगा implies that 4h is equals to 80 into 4, ठीक है, ये हो जाएगा 320 माइनस में प्लस 60 इंटू 8 480, ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आएगा 16160 डिवाइडेड बाय 4h, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 40 किलो न्यूटन। ये एक न्यूमेरिकल है, इसकी मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी है, ठीक है। अब इस तरीके से कुछ दिया हुआ है कि एक 3 हिंज आर्च है, ठीक है, यहाँ पे एक हिंज है, यहाँ पे एक हिंज है, ये 3 हिंज होगी, यहाँ पे सेंटर पे एक हिंज होगी, यहाँ पे हमें पता है कि बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा क्योंकि इंटरनल हिंज है ये, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है कि लेफ्ट सपोर्ट जो है उसकी तरफ पूरा एक लगा हुआ है 60 किलो न्यूटन पर मीटर लेफ्ट हाफ पे, मतलब ये पूरा का पूरा यहाँ अगर इसका सेंट्रल जो दो सपोर्ट्स के बीच का डिस्टेंस है वो 30 मीटर है, तो इसका यहाँ से यहाँ तक कितना 15 मीटर हो गया ना, 15 मीटर के पूरे डिस्टेंस पे ये लगा हुआ है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 60 किलो न्यूटन पर मीटर का, ठीक है। और इसके साथ साथ दिया हुआ है कि ये एक लोड 160 किलो न्यूटन का लगा हुआ है जो कि 5 मीटर है फ्रॉम द दिस राइट साइड हिंज जो है उससे 5 मीटर के डिस्टेंस पे हो, और जो दूसरा वाला है 10 मीटर के डिस्टेंस पे है 100 किलो न्यूटन का लोड, ठीक है। ये 3 लोड लगे हुए हैं और आपने इसमें कैलकुलेट करनी है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट यानी कि H। जैसे हमने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करके यहाँ पे H की वैल्यूज कैलकुलेट करी है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की, उसी तरीके से आप सॉल्व करके भी देख सकते हो। ये जो मतलब दो आर्चेस हैं, ठीक है, अगर ये पैराबोलिक फॉर्म में होगी और W पर यूनिट लोड इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ होगा, H इसका राइज होगा और L लेंथ होगी, तो इसकी कैपिटल H यानी कि हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू आएगी WL² अपॉन 8H, ठीक है। और ये आप चाहो तो याद रख सकते हो, नहीं तो अगर आपको सॉल्व करके ही बार बार देखना है वो आपकी मर्जी है। बाकी उसके बाद अगर ये सेमी सर्कुलर आर्च हो जाती है, यही वाली आर्च जो है अगर ये पैराबोलिक थी तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, और अगर सेमी सर्कुलर हो जाती है तो ये जो L है, ये L कैपिटल L है ये, ठीक है, कैपिटल L जो है दो सपोर्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस है। अब अगर ये सेमी सर्कुलर आर्च हो चुकी है तो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का इसका ये जो है ये सेंटर है सपोज, तो ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो जाएगा R, और ये भी रेडियस हो जाएगा R, मतलब ये L 2 टाइम्स R हो जाएगा। और जो राइज है, अगर ये सेमी सर्कुलर आर्च है तो राइजर भी R हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि ये जो है तीनों की तीनों R हो जाएंगी, L की वैल्यू हो जाएगी 2R और H की वैल्यू R हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम यही वाली चीज इसमें पुट करके देखें तो ये आ जाएगा WR/2, है ना। यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और R का स्क्वायर, R के साथ R कैंसिल, 4 के साथ 8 के साथ 4 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2 बच जाएगा नीचे, ठीक है। और अगर ये इस तरीके की आर्च है जिसमें W लोड लगा हुआ है क्राउन पे, डायरेक्ट सिर्फ क्राउन पे लोड लगा हुआ है W, और 3 हिंज आर्च ही है, ठीक है, 3 हिंज है ये याद रखना। और H की वैल्यू उससे अगर हम जैसे हमने पहले सॉल्व करके देखा था उससे हम करके देखेंगे तो यही आ जाएगी W कैपिटल L अपॉन 4H। और यही चीज अगर सेमी सर्कुलर आर्च हो जाती है तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू हो जाएगी W इंटू 2 टाइम्स R अपॉन 4R, और R कैंसिल हो गए, 2 और 4 के साथ कैंसिल करेंगे तो 2 बच जाएगा, W/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की। बार है नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शेयर, ठीक है। ये नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शेयर क्या है? नॉर्मल थ्रस्ट होता है नॉर्मल रेजिस्टिंग फोर्स एट अ सेक्शन ऑफ आर्च
ठीक है, मतलब कि एक जो जैसे ये आर्च है, ठीक है, हमने सपोज एक सेक्शन ले ली एक्स एक्स, ठीक है, और ये सपोर्ट है, यहाँ पे एक एच हमें थ्रस्ट लगेगा एच, और एक वर्टिकल, मतलब ये इसके रिएक्शंस आएंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एच और वर्टिकल में वी आ गया, ठीक है। तो अब ये जो है यहाँ पे सपोज हमने जो एक्शन ये एक सेक्शन ली हुई है एक्स एक्स, ठीक है, यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट को ड्रॉ करें, सपोज ये जो है ये एक्स है, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट को ही हम x ले लें अगर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पे ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है ना, इसका कुछ इफेक्ट यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है, और इसी को रेजिस्ट करने के लिए दो फोर्सेस होंगी, ठीक है, इसको रेजिस्ट कर रही होंगी, एक तो नॉर्मल थ्रस्ट क्या है, नॉर्मल रेजिस्टिंग फोर्स एट अ सेक्शन ऑफ आर्च, और ये कहाँ लगती है, अलोंग द टेंजेंट, अगर इसका टेंजेंट आप एक्सटेंड करो, इस पॉइंट से टेंजेंट एक्सटेंड करोगे तो कुछ इस तरीके से जाएगा ना, तो इसके टेंजेंट पे जो लगेगी यहाँ पे ये एन लग रही है, ठीक है, इसके टेंजेंट पे नॉर्मल थ्रस्ट लगेगी एन। आर क्या है, आर है रेडियल शेयर, रेडियल शेयर क्या है, शेयर फोर्स एट अ सेक्शन ऑफ आर्च, शेयर फोर्स एट अ सेक्शन ऑफ आर्च, और ये कहाँ लगेगी, अलोंग द नॉर्मल, नॉर्मल मतलब नॉर्मल परपेंडिकुलर लगेगी, मतलब इसके इस पॉइंट के जो हमारे पास एक्स पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट के मतलब इस तरीके से नॉर्मल लगेगी, ठीक है, ये आर आ गई हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शेयर जो है इनकी हमें वैल्यूज निकालनी है कि कितनी आएंगी, ठीक है। अब मैं इसको यहीं पे ड्रॉ करती हूँ, नीचे ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, तो ये जो है ये एक्स पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज का हमें ध्यान रखना है, ये हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट और वर्टिकल जो हमारे पास सपोर्ट्स पे रिएक्शंस आ रही हैं, ये दोनों, इनका क्या करना है, यहाँ पे जब हम देखेंगे इस पॉइंट पे एक्स पॉइंट पे जाके जो इसका इफेक्ट होगा ना, अगर हम इस इफेक्ट को कंसिडर करें तो यहाँ पे ये एच एक्स पहुंच जाएगा, एच एक्स इफेक्ट होगा, और इसका सपोज ये वी एक्स इफेक्ट है, ठीक है, ये दोनों का इतना इफेक्ट जो है इस पॉइंट पे जाके आ रहा है, ठीक है, हमने ये मान लिया। और फिर हम निकालेंगे, अब हम एन और आर मतलब कि नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शेयर कैलकुलेट करेंगे, ये आ गया एच एक्स और ये आ गया वी एक्स, ठीक है, और यहाँ से नॉर्मल है एन और ये इस तरीके से है रेडियल शेयर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वी एक्स और एच एक्स के कॉम्पोनेंट्स निकाल लेने हैं एन और आर की डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम एच एक्स को इस तरीके से इसकी लाइन को एक्सटेंड करती हूँ मैं और इसको थीटा एंगल मान लेती हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया, आप लोग अलग तरीके से निकालते होगे शायद कॉम्पोनेंट्स, मैं थोड़ा इस तरीके से निकाल देती हूँ। तो ये एंगल थीटा हो गया, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया इसी लाइन में एच एक्स को, ये एच एक्स है सपोज, और यहाँ पे आ जाएगा एच एक्स, ये जो है यहाँ पे आ जाएगा, थीटा इधर है तो ये आ जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा एच एक्स साइन थीटा, ठीक है। अब ऐसे ही हम वी एक्स जो है इसको भी मैं थोड़ा आगे लेके जाऊंगी इसी डायरेक्शन में ऊपर, ठीक है, और ये जो आर के साथ एंगल बना रहा है ये थीटा, ठीक है, ये आ गया वी एक्स, और हम अब इसके कंपोनेंट्स लेंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे वी एक्स कॉस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा वी एक्स साइन थीटा। अब n की वैल्यू क्या आएगी, n यानी कि नॉर्मल थ्रस्ट की वैल्यू आ जाएगी, n की डायरेक्शन में क्या क्या चीजें हैं, एक तो ये है और एक ये है, ठीक है, और दोनों की जो डायरेक्शंस है ये मतलब इसके ऑपोजिट है, तो ये इसके इक्वली लिखेंगे हम, ठीक है, मतलब इस तरीके से लिखेंगे ना, अगर हमें एक ही चीज एक ही साइड दोनों करनी होंगी, तो n माइनस वी एक्स साइन थीटा माइनस एच एक्स कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो n इज इक्वल्स टू वी एक्स साइन थीटा प्लस एच एक्स कॉस थीटा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम रेडियल शेयर को देख लेते हैं, आर इज इक्वल्स टू, अब इसकी डायरेक्शन में क्या क्या है, एक तो वी एक्स कॉस थीटा और एक एच एक्स साइन थीटा है। अब ये और ये दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, एरो सेम है, तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वी एक्स कॉस थीटा माइनस एच एक्स साइन थीटा, ये इसकी वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है, दोनों की नॉर्मल थ्रस्ट की और रेडियल शेयर की, ये आपको याद रखनी है, ठीक है, याद रखनी है, नहीं तो अगर आप चाहो तो आप जैसे मैंने कंपोनेंट्स करके निकाला है अब वैसे भी निकाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। एक और चीज ध्यान रखना, जैसे ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का राइज होता है ना, ये होता है एच, और सपोज कोई भी यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट है
ठीक है, कहीं पे भी कोई पॉइंट है, जैसे हम ये वाला x पॉइंट लेके चल रहे हैं, ये y है, ठीक है, सपोज हम इसको वर्टिकल डिस्टेंस को y ले लेते हैं, तो इस y जो है इसको निकालने के लिए एक पैराबोलिक इक्वेशन होती है, ठीक है, y की हम चाहे तो वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, इस पैराबोलिक इक्वेशन से, जो कि हो जाएगी y इज इक्वल्स टू 4h अपॉन एल का स्क्वायर, एल मतलब ये इसके बीच का जो गैप होगा, डिस्टेंस होगा, मतलब कि ये स्पैन जो है यहाँ से यहाँ तक का दो जो हिंजेस है इनके बीच का डिस्टेंस, और इसको हमने x से मल्टीप्लाई करना है l माइनस एक्स। अब यहाँ पे x क्या है, देखो ये l आपको समझ आ गया, x क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये x मतलब कि x डायरेक्शन में या फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का इस पॉइंट का आता है, सपोज ये पॉइंट यहाँ पे होता तो यहाँ तक का डिस्टेंस आ जाना था, इस तरीके से जो x जो होगा वो ये होगा, वो वेरी करेगा, x भी वेरी कर रहा है, ठीक है, y भी वेरी करेगा, और l और h तो फिक्स ही रहेगा ना, तो ये इस इक्वेशन में आप डाल के कैलकुलेट कर सकते हो ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, कोई भी कहीं पे भी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये y की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शियर से रिलेटेड बता देती हूँ, जो कि आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में देख लोगे कि जो 3 हिंज आर्च होती है, ठीक है, 3 हिंज आर्च होगी, ठीक है, अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे, ये वाला नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शियर का फॉर्मूला है, ठीक है, इसी में आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, जैसे हमने पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करे हैं, ठीक है, और हम इसमें कैलकुलेट करके देखें नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शियर, अगर 3 हिंज आर्च जो है उसमें यूडीएल लगा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये नॉर्मल थ्रस्ट है, ठीक है, इसमें ये प्लस का साइन आता है ना, रेडियल शियर जो होता है इसमें नेगेटिव साइन आता है। आप जब कैलकुलेट करके देखोगे तो Vx और Hx जो है, ठीक है, और ये जो मतलब इन सब ये दोनों टर्म्स जो होंगी ना, इनकी वैल्यू सेम आ जाएगी, जिसकी वजह से रेडियल शेयर जो होगा ना, इसमें रेडियल शेयर जो होगा 3 हिंज आर्च में, अगर सिर्फ यूडीएल लगी हुई है, सिर्फ और सिर्फ यूडीएल लगी हुई है और 3 हिंज आर्च है, तो रेडियल शेयर उसमें 0 हो जाता है, ठीक है, रेडियल शेयर 0 हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल थ्रस्ट जो होता है वो 0 नहीं होता है, नॉर्मल थ्रस्ट जो है वो 0 नहीं होता है, ठीक है, और इसके साथ साथ अगर बेंडिंग मोमेंट की आप कैलकुलेशंस कर सकते हो, कितनी बार हमने बेंडिंग मोमेंट एच सी निकाला है, तो बेंडिंग मोमेंट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू भी 0 आ जाती है, मतलब 3 हिंज आर्च है और उसमें सिर्फ यूडीएल लगा हुआ है उसके फुल स्पैन पे, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा, यहाँ से यहाँ तक यूडीएल लगा हुआ है, सपोज यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियल शेयर जो है वो 0 हो जाएगा, और नॉर्मल थ्रस्ट जो है वो 0 नहीं होगा, और बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाएगी, मतलब इन तीनों में से सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल थ्रस्ट जो है, नॉर्मल थ्रस्ट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, ये एक न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन आया था, ये मैं रीड करती हूँ, अब आपको ये अपने आप ही समझ आ जाएगा। अब ये एक क्वेश्चन है जिसमें स्टेटमेंट्स दी हुई है और बताना है कि इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलती है, फर्स्ट स्टेटमेंट में है द नॉर्मल थ्रस्ट एट एनी सेक्शन ऑफ द आर्च इज कंप्यूटेड फॉर इंटरएक्टिंग फोर्सेस ऑन द सेक्शन along the tangent to the center line of the arch। अब सिंपली आपको पता चल चुका है नॉर्मल थ्रस्ट क्या है, वो नॉर्मल थ्रस्ट एक, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि एक ऐसी रेजिस्टिंग फोर्स है जो कि एक सेक्शन पे लगी होती है आर्च के अलोंग द टेंजेंट, ठीक है, सिंपली आपको इतना याद रखना है कि नॉर्मल थ्रस्ट एक रेजिस्टिंग फोर्स है जो कि आर्च के किसी भी सेक्शन पे होगी, वो हर एक सेक्शन पे होगी और वो एक्ट करेगी अलोंग द टेंजेंट। तो आपने इसकी ज्यादा लैंग्वेज पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि ये नॉर्मल थ्रस्ट है, सेक्शन एक्टिंग अलोंग द एनी सेक्शन ऑफ द आर्च पे होगी, और इंटरएक्टिंग फोर्स लिखा हुआ है वगैरह वगैरह लिखा हुआ है, आपको बस इतना ध्यान देखना है कि अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द आर्च, ठीक है, तो मतलब कि ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि रेडियल शेयर एट एनी सेक्शन ऑफ द आर्च इज द कंपोनेंट ऑफ द इंटरएक्टिंग फोर्स, ठीक है, इंटरएक्टिंग फोर्स यानी वही रेजिस्टिंग फोर्स जो और उसी का कंपोनेंट होता है ऑन द सेक्शन अलोंग द नॉर्मल
टू द सेंटर लाइन ऑफ द आर्च, ठीक है। अब सेंटर लाइन जो आर्च की सेंटर लाइन है उसके नॉर्मल पे ये है, ये आर्च होगी और इसकी ये सेंटर लाइन हो जाएगी ना, है ना, इसी के ये नॉर्मल पे हो जाएगी रेडियल शियर, और जो हमारे नॉर्मल थ्रस्ट होगा वो इसके टेंजेंट के अलोंग हो जाएगा। बस यही सिंपली दोनों में बोला हुआ, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट होगी। और थर्ड स्टेटमेंट थी द इंटरसेप्ट बिटवीन अ गिवन आर्च एंड द लीनियर आर्च एट अ सेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन। अब ये स्टेटमेंट भी सही है। अब ये सही है, ये मैं आपको समझाती हूँ कैसे। अब ये एक बुक है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर बाय एस रामामृतम और आर नारायण, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हो ये एक टॉपिक है द लीनियर आर्च और द थ्योरेटिकल आर्च और द लाइन ऑफ थ्रस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये एक आर्च है, हमें पता है कि पहली वाली ये एक आर्च है। दूसरी में क्या करा हुआ है, एक आर्च जो है ए पी ए सी और सी डी और डी ई, ये कुछ मेंबर्स हैं, इन मेंबर्स को पिन ज्वाइन करके, ये मेंबर्स को ज्वाइन करके एक आर्च जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है। आर्च जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और इसको हम लीनियर आर्च बोलेंगे या फिर इसको हम थ्योरेटिकल आर्च बोलेंगे, ठीक है। तो ये सारे मेंबर्स जो हैं linear arch के are subjected to axial compressive force, joints of the linear arch are in equilibrium, ठीक है। ये इस तरीके से कुछ linear arch बनाई हुई है और इसी के इस टॉपिक के लास्ट में दिया हुआ है कि hence the bending moment at any section, अगर हम कैलकुलेट करके इस तरीके से जैसे ये इन्होंने कैलकुलेट करा हुआ है करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि bending moment at any section of the arch is proportional to the ordinate or the intercept between the given arch and the theoretical arch। ये है एडीज थ्योरम का प्रिंसिपल, ठीक है। एडी थ्योरम की प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो बेंडिंग मोमेंट है इज द इंटरसेप्ट बिटवीन गिवन आर्च एंड थ्योरेटिकल आर्च। अब हम देखेंगे टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ थ्री हिंज आर्च। थ्री हिंज आर्च का टेम्परेचर की वजह से क्या चेंजेस आएंगे, क्या इफेक्ट होगा टेम्परेचर का। अगर हम T डिग्री का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, अगर एक आर्च होगी और उसमें यहाँ पे अब हिंजेस लगी हुई हैं दोनों साइड, सपोज यहाँ पे हिंजेस नहीं है, तो क्या होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा ये दोनों साइड से इस तरीके से जो है यहाँ से ये दोनों खुलने की कोशिश करेंगी, मतलब दोनों साइड से यहाँ से और इस पॉइंट से दोनों से एक्सपैंड करेंगी दोनों तरफ, ठीक है। और अगर यहाँ पे हिंज लगी हुई है तो ये इनको रोक के रखेगी, है ना, यहाँ पे एकदम कस के ये पकड़ के रखेगी क्योंकि यहाँ से रिएक्शंस आएंगी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस आएंगी, सपोज ये ए है तो वी ए वी बी और एच बी एच ए, इस तरीके से रिएक्शंस आएंगी जिसकी वजह से रेजिस्टिंग फोर्सेस होंगी तो वो इसको रेजिस्ट करेगी, मतलब इसको बाहर की तरफ नहीं जाने देगी। अब इसके पास और क्या ऑप्शन बचेगा कि ये जो आर्च है ये अब एक्सपैंड करेगी ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर जाएगी, मतलब खुलने की कोशिश करेगी। अब यहाँ से तो इसको रोक दिया, अब ऊपर की तरफ ये जाएगी, जैसे ये डॉटेड मैंने ड्रॉ करा है ना, इस तरीके से इसकी हाइट थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब इसका जो राइज है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। स्मॉल एच जो राइज होता है ये थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, डेल्टा एच हो और इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो टोटल राइज हो जाएगा स्मॉल एच प्लस डेल्टा एच। अब इस डेल्टा एच को हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। अब इसको हम निकालने के लिए यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल कंसिडर कर सकते हैं और पाइथागोरस थ्योरम्स वगैरह लगा के, और पाइथागोरस थ्योरम के साथ हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस लगा सकते हैं, सेक थीटा कॉस थीटा वगैरह करके हम कैसे भी करके ये चीज हम निकाल सकते हैं, उससे हमें मिल जाएगा डायरेक्टली। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है जो कि आपको अगर आपको याद करना है तो ये इससे न्यूमेरिकल्स वगैरह बन सकते हैं तो आप याद कर सकते हो, ठीक है। ये है डेल्टा इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर अपॉन 4h अल्फा टी। अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। ये और इसके साथ T डिग्री का राइज है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना। अब एक और बात, यहाँ पे W जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है, सपोज होल स्पैन पे लगा हुआ है, ठीक है। होल स्पैन पे लगेगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो हमें पता है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू आएगी WL स्क्वायर अपॉन 8h, ठीक है, हमें ये पहले से पता है। अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दे दोनों साइड h के रिस्पेक्ट पे, मतलब राइज जो है स्मॉल h उसके रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं तो वैल्यू आ जाएगी माइनस WL स्क्वायर अपॉन 8h स्क्वायर, ठीक है।
अगर हम इसी से निकाल सकते हैं, ये वाला स्मॉल डी जो है वो दूसरी वाली साइड चला गया और यहाँ से ये इक्वेशन बन गई डी कैपिटल एच यानी कि थ्रस्ट, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इज इक्वल्स टू माइनस डी डब्ल्यू मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इनटू एल स्क्वायर अपॉन 8h² डी एच। ठीक है, ये राइज है और ये हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है। ठीक है, अब इस वाली इक्वेशन को हम इस इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे। कैपिटल डी एच इज इक्वल्स टू यहाँ पे है माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8h² डी एच, है ना। इसको हम डिवाइड कर देंगे पहली वाली जो हमारे पास इक्वेशन थी, यहाँ पे h और यहाँ पे डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8h। ठीक है, जब हम निकालेंगे तो इसमें से आएगा माइनस स्मॉल डी एच अपॉन h स्मॉल h। ठीक है, ये इस तरीके से कुछ इक्वेशन बनेगी जो कि मैंने यहाँ लिख दी हुई है। अब इस इक्वेशन का यूज करके आप काफी सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। मतलब आपको क्या दिया होगा, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कहीं दिया होगा कि इतना था और उसके बाद इतना हो गया, इतने टेम्परेचर की वजह से इतना हो गया, और फिर उसके बाद राइज इतना था और राइज कितना अब इंक्रीज हो गया। आपको थ्रस्ट और राइज के बीच में एक रिलेशन मिल चुकी है। आप इसकी हेल्प से न्यूमेरिकल्स बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे अगर कोई भी इस टाइप का न्यूमेरिकल आता है। आपको ये याद रखनी है ये वाली इक्वेशन। ठीक है, बात आती है 2 हिंज आर्च। 2 हिंज आर्च इनडिटर्मिनेट होती है। 2 हिंज नाम से ही पता चल रहा है इसमें 2 हिंजेस होंगी, तीसरी वाली हिंज नहीं होगी। इनडिटर्मिनेट कैसे होगी, डिटर्मिनेसी हम इसकी चेक कर सकते हैं। स्टैटिक डिटर्मिनेसी आर माइनस एस प्लस आर, आर रिएक्शन रिलीज, और आर हमारे पास कितनी है, रिएक्शन सपोर्ट रिएक्शंस आ गई 4, क्योंकि यहाँ पे हिंजेस है तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 और 2 4 हो गई, माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हमारे पास 3 होती हैं। ठीक है, 2D में, और प्लस जो रिएक्शन रिलीज होगी, इधर इंटरनल हिंज नहीं है तो रिएक्शन रिलीज 0 हो गई। यहाँ पे ये इनडिटर्मिनेसी जो है इनडिटर्मिनेट हो गई बीम, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक डिटर्मिनेसी इसकी 1 आ गई जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो ये इनडिटर्मिनेट होगी। टेम्परेचर इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। जो सेमी सर्कुलर आर्च होगी तो उसका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट जो है टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से क्या आएगा, 4EI अल्फा टी अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है कि अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और टी जो है चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आई हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, पैराबोलिक 2 हिंज आर्च जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 15 अपॉन हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू आ जाएगी टू पैराबोलिक 2 हिंज आर्च के लिए 15 अपॉन 8 EI0 अल्फा टी अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे I0 जो है, I0 और I के बीच में जो हमारे पास दूसरा I है उसके बीच में ये रिलेशन है, I इज इक्वल्स टू I0 सेक थीटा। और अगर जब क्राउन पे I जो होगा, I की वैल्यू और I0 की वैल्यू बराबर हो जाएगी, I यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया।